अरे, ये अम्मा को पता नहीं कब अकल आएगी। अपना चश्मा यहाँ दीवान पर रख दिया, कोई बैठ गया तो टूट जाएगा। फिर कहेंगी कि नया बनवा दो। बस यही काम रह गया है हमें तो। यह तोड़ेंगे और हम बनवाते रहेंगे। पैसों का पेड़ जो लगा रखा है, हाथ बढ़ाओ और तोड़ लो। संध्या जी अपनी सास कलावती जी को चश्मा दीवान पर रखने की वजह से बुरा भला कह रही थी। बहू की आवाज सुनकर कलावती जी कमरे से बाहर आती हैं और जल्दी से अपना चश्मा उठाती हैं और कहती हैं कि बहू, मेरे याद नहीं रहा, मैंने हाथ मुंह धोए थे तो चश्मा उतार कर यहाँ रख दिया था। फिर मैं अंदर चली गई और चश्मा उठाना भूल गई। कलावती जी चश्मा उठाकर कमरे के अंदर चली जाती हैं और संध्या जी गुस्से से अपनी सास को देखती रहती हैं। संध्या जी के बेटे सार्थक की कल ही शादी हुई है और सभी मेहमानों के सामने और नई नवेली दुल्हन के सामने संध्या जी अपनी सास को बुरा भला सुना रही थी। नई नवेली दुल्हन नमिता भी ये सब देख रही थी। उसे अपनी सास का दादी सास के साथ ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु वह कुछ कह नहीं सकती थी। उसका इस घर में पहला ही दिन था। अगर कुछ कहती तो बातें बनना शुरू हो जाती। कलावती जी और उनके पति रमेश लाल जी एक छोटे कस्बे में रहते हैं। अपने बेटे आशुतोष के बेटे सार्थक यानी पोते की शादी में वो 2-3 दिन पहले ही आए हैं। शादी के सभी कार्यक्रम खुशी खुशी पूरे हो गए। संध्या जी बहू के घर आने से बड़ी खुश थी। सार्थक उनका इकलौता बेटा है। अपने बेटे की शादी में उन्होंने अपने हर अरमान पूरे किए, धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। शादी में हर ख्वाहिश पूरी की। शादी को 1 हफ्ता हो गया था और अभी संध्या जी के सास ससुर कस्बा वापस लौटकर नहीं गए थे। संध्या जी को अब अपने सास ससुर खल रहे थे। वे बात बात पर उन्हें ताना मारने नहीं जाने देती थी, जबकि आशुतोष अपने माता पिता के आने से बहुत ज्यादा खुश थे। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने माँ और पिताजी के साथ ही व्यतीत कर रहे थे, जो कि संध्या जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे जल्द से जल्द उनको वापस भेजना चाहती थी, इसीलिए वे अपनी सास को बात बात पर कुछ न कुछ कह देती थी और कलावती जी कुछ भी नहीं कहती थी। चुपचाप अपनी बहू की सारी बातें सुन लिया करती थी। नई नवेली दुल्हन नमिता भी अपनी सास का ये व्यवहार देख रही थी। उसे अपनी सास का ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। संध्या जी ने आशुतोष जी को कहा कि शादी तो हो गई है, अम्मा बाबूजी को अब वापस भेज दीजिए। आशुतोष जी ने कहा, चले जाएंगे 2-4 दिन बाद, काफी समय बाद तो आए हैं, कुछ समय और रुक जाएंगे। तो संध्या जी बोली, बस काफी रुक लिए, अब आप उन्हें भेज दीजिए। मुझसे इतने लोगों का खाना पकाने नहीं होता है और नई नवेली दुल्हन से क्या मैं इतने काम कराऊंगी? बहू क्या कहेगी कि आते ही मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी। आशुतोष जी पत्नी की बात सुनकर चुप हो गए। ये अपने माता पिता से कैसे कहें कि आप वापस चले जाइए, परंतु दोनों पति पत्नी की बातें कलावती जी सुन लेती हैं। उनकी बातें सुन के उनके दिल पर ठेस पहुंचती है। अपने पोते की शादी में ही तो आए थे, हम तो चले जाते, लेकिन बेटे के घर है, रह लिए तो पाप कर दिया। वे रमेश लाल जी से वापस चलने के लिए कहती हैं। रमेश लाल जी उनसे कहते हैं कि चले जाएंगे, अभी 2-3 दिन बाद चले जाएंगे, इतने समय बाद तो आए हैं, बेटे के यहाँ कुछ दिन तो रुक जाएं, हमारा ही तो परिवार है। तो कलावती जी कहते हैं कि नहीं, बस मेरा बहुत काम फैला हुआ है घर पर, वह भी तो जाकर देखना है। फिर घर में धूल मिट्टी इतनी जम जाती है, उसे साफ करने में कितनी मेहनत लगती है, पता है ना आपको। तो वे अपना सामान पैक कर लेती हैं और जाने की तैयारी कर लेती हैं। अब उनसे एक पल भी बेटे के घर रुका नहीं जा रहा था। जब आशुतोष जी अम्मा बाबूजी के पास आते हैं तो कलावती जी कहती हैं, बेटा हम सुबह जा रहे हैं। ये सुनकर आशुतोष जी उदास होकर कहते हैं कि अम्मा, इतने दिनों में तो आए हो, 2-4 दिन और रुक जाओ। तो कहती हैं कि नहीं बेटा, बस मेरा घर में बहुत सारा काम बाकी है, वे जाकर मुझे करना है, फिर आ जाएंगे रहने के लिए, आना जाना तो लगा ही रहेगा। आशुतोष जी भारी मन से हामी भर देते हैं। जब सुबह को कलावती जी और रमेश लाल जी चलने के लिए होते हैं तो आशुतोष जी उन्हें कुछ पैसे देना चाहते हैं। पैसे निकालने के लिए वे अपनी जेब में हाथ डालते हैं, परंतु संध्या जी आशुतोष जी की तरफ घूर कर देखते हैं तो आशुतोष जी अपना हाथ जेब में से वापस निकाल लेते हैं और अपने अम्मा बाबूजी को पैसे नहीं देते हैं। अम्मा पोते की बहू से मिलती हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। नमिता अम्मा बाबूजी के जाने से उदास हो रही थी। वे नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी जाएं, उनके यहाँ रहने से बहुत रौनक हो
रही थी। भारी मन से विदा लेकर वे दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और घर आकर कलावती जी दुखी मन से काम में लग जाती हैं। समय गुजरता गया। नमिता की शादी को कई महीने हो गए थे। नमिता स्वभाव से बहुत ही विनम्र और संस्कारी थी। बड़ों का आदर सम्मान करना, घर को एक साथ लेकर चलना, इन सब खूबियों की वजह से ही संध्या जी और आशुतोष जी नमिता को बहुत प्यार करने लगे और उसे बहू से ज्यादा बेटी की तरह रखने लगे। शादी के 1 साल बाद नमिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अंश रखा। अंश सबका लाडला था। अंश के नामकरण के दिन एक बड़ा फंक्शन रखा गया जिसमें कस्बे से दादा दादी भी अंश को आशीर्वाद देने के लिए आए। आस पड़ोस के लोगों, दोस्तों और सभी रिश्तेदारों को इस फंक्शन में आमंत्रित किया गया था। फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ। सभी ने अंश को ढेरों आशीर्वाद दिए। दादा और दादी तो अपने परपोते को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। दोनों अपने परपोते की बधाइयां लेते नहीं थक रहे थे। कभी एक गोद में लेता तो कभी दूसरा। कार्यक्रम पूरा होते ही सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए, परंतु दादा दादी अभी रुक गए थे। आशुतोष जी माता पिता के आने से बहुत खुश थे, परंतु संध्या जी का बर्ताव फिर से वही था। वे अपने सास ससुर को देखकर खुश नहीं थी। वे दोनों उनकी आंखों में बहुत खटकते थे, बस उन्हें भेजने के चक्कर में लगी रहती थी। सुबह का समय था। कलावती जी सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने बैठ गई थी। संध्या जी नाश्ता बनाने में लग रही थी। नमिता भी सास का हाथ बढ़ाने के लिए किचन में आ गई थी। संध्या जी चाय बनाती हैं तो चाय में नाम मात्र को ही दूध डालती हैं और बेकार सी काली सी चाय बनाकर नमिता को देती हैं और कहती हैं, बहू यह चाय अम्मा और बाबूजी को दे आओ। चाय देखकर नमिता को बहुत हैरानी होती है कि ऐसी चाय तो उनके घर में कोई भी नहीं पीता, तो फिर दादाजी और दादी जी को ऐसी चाय मम्मी जी कैसे दे सकती हैं। नमिता बिना कुछ बोले ये चाय दादाजी और दादी जी को दे आती है, परंतु उसका मन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि नमिता का विश्वास था कि जैसा हम खुद खाते हैं वैसा ही हमें दूसरों को भी खिलाना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो चीज हम नहीं खाते हैं वह हम दूसरों को कैसे खिला सकते हैं। वह अपनी सास का व्यवहार देखती रहती है। संध्या जी अपनी सास के साथ पहले की ही तरह व्यवहार करती हैं। नमिता सब देखती रहती है। पिछली बार जब दादाजी दादी जी आए थे तब इस घर में नई नवेली दुल्हन थी। उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, वे कुछ भी नहीं कह सकती थी, परंतु अब वे सब कुछ समझ रही थी। संध्या जी नमिता के सामने ही आशुतोष जी से अम्मा बाबूजी को वापस भेजने की बात करती है। आशुतोष जी फिर से कहते हैं, इतने दिनों बाद तो आए हैं, 2-4 दिन और रहने दो, परंतु संध्या जी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। कलावती जी को बहू का व्यवहार देखकर पिछली बार की बात याद आ जाती है और वे आशुतोष जी के कहने से पहले ही अपना सामान पे कर लेती हैं और दोनों पति पत्नी भारी मन से बच्चों को आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। इस बार आशुतोष जी अपने अम्मा बाबूजी के जाने से बहुत उदास थे। जब अम्मा बाबूजी जा रहे थे तो आशुतोष जी की आंखों में आंसू थे। नमिता ये आंसू देख लेती है। उसे पापा जी का यूं अपने माता पिता से भी अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु पत्नी की जिद के आगे वे बेबस थे। अम्मा बाबूजी को गए हुए कई दिन हो गए थे। नमिता उनके इस तरह जाने से मन ही मन बहुत दुखी थी। नमिता का अपने सास ससुर के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था, मगर अभी कुछ दिनों से उसका स्वभाव बहुत बदल सा गया था और ये बदलाव भी उसका सिर्फ संध्या जी के लिए ही था। बाकी सब घर वाले से वो वैसे ही बात करती थी। जब भी संध्या जी उसे कुछ कहती, ये समझाने की कोशिश करती, तो वो उन्हें बीच में ही रोककर अपने हिसाब से करने को कहती और अपनी ही बात पर अड़िग रहती। शुरुआत में तो संध्या जी ने संयम से काम लिया और ज्यादातर नमिता की बातों को नजरअंदाज कर देती थी, मगर धीरे धीरे उनके सब्र का बांध भी टूटने लगा और आज तो हद ही हो गई जब नमिता ने सार्थक के साथ घर छोड़ने की बात कही। वह नमिता को समझाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि संध्या जी अपने इकलौते बेटे से कभी भी दूर होना नहीं चाहती थी। बस इसी के चलते उन्हें नमिता का कुछ अलग ही रूप देखने को मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। संध्या जी नमिता को कहने लगी, बहू तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। तुम एक माँ को अपने बेटे से अलग कैसे कर सकती हो। मैंने सार्थक को जन्म दिया है और तुम कल की आई उसे अपने साथ अलग जाकर रहने की बात कर रही हो। आप खुद एक माँ हैं, इसलिए आज आप मुझे माँ
और उसकी ममता के बारे में बताने आ गई। मगर उस दिन आपकी ममता कहाँ गई थी? जब आप खुद एक माँ को उसके बेटे से दूर कर रही थी, तब आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपके इस एक कदम से उस माँ और बेटे का क्या हाल हो सकता है? माँ बेटे को जुदा कर आपको सुकून मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं? माफ कर दीजिए माँ जी, मगर आज मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। नहीं आपके घड़ियाली आंसुओं में। ये आंसू किसी और को दिखाना जाकर। मैंने भी आपको बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं। कहते हुए नमिता अपने कमरे में चली गई और संध्या जी उसे अवाक सी देखती रह गई। संध्या जी ने फिर भी हार नहीं मानी और वो एक बार फिर नमिता को समझाने उसके कमरे में गई। देखो बहू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। तुम भी एक बेटे की माँ हो मेरी तरह। अगर कल को तुम्हारा बेटा भी तुमसे यूं दूर चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ तो जरा। मुझे पता है तुम अंश से बहुत प्यार करती हो और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो भला मैं कैसे अपने बेटे के बिना रह सकती हूँ? ये सब कहते कहते संध्या जी की आंखों में आंसू आ गए। उन आंसुओं को देखकर नमिता ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, मैं आपको यूं रोता हुआ नहीं देख सकती। क्योंकि आप मेरी माँ हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ या दुख हो। पर माँ, जिस तरह आपकी ममता अपने बेटे के लिए है, उसी तरह दादी जी का प्यार भी तो था पापा जी के लिए। फिर आपने उन्हें क्यों उनके बेटे से ही दूर किया? पापा जब भी दादी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप कोई ना कोई तरीके से उन्हें रोक देती हैं या मना कर देती हैं। क्या ये ठीक है? आपको भी अपने भविष्य का सोच लेना था। नमिता ने संध्या जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सार्थक की पढ़ाई और उसके उज्जवल भविष्य के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो फिर गांव में रहती थी, उन्हें यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का रहन सहन नहीं पसंद था, इसलिए वो हमसे दूर रहती हैं। आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कहा, फिर तो माँ जी मैं ठीक ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल के तौर तरीकों को अपनाना आपके बस की बात भी नहीं है। इतना कह नमिता दूसरी तरफ देखने लगी। नमिता की बातें संध्या जी को उनके अतीत में ले गई, जहाँ उन्होंने भी आशुतोष जी के लाख मना करने पर भी शहर में घर लेकर रहने का निर्णय लिया था। वहां तक तो ठीक था, मगर जब बात माँ बाबूजी को साथ रखने की आई तो उस पर भी संध्या को अपनी ही मन मर्जी चलानी थी। कुछ दिन तो उनको साथ रखा, मगर उनका साथ उसे पसंद ही नहीं आता था। नई जगह में बाहर घूमना फिरना चाहती थी वो, मगर माँ बाबूजी रोक टोक लगाते, इसलिए आए दिन कहा सुनी शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों का पहाड़ बनने लगा, जिसके चलते माँ और बाबूजी खुद ही गांव वापस चले गए। शुरू में तो आशुतोष जी जाते भी थे, मगर संध्या जी के मना करने पर और फिर वही लड़ाइयों के चक्कर में उन्होंने भी आना जाना कम कर दिया। मम्मी जी, अब आप जाकर आराम कर लीजिए। नमिता की आवाज संध्या जी के कानों में पड़ी तो वे अतीत से बाहर आई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आशुतोष जी का अपने माँ बाबूजी के लिए प्यार तो संध्या जी नहीं समझती थी, मगर नमिता अपने ससुर जी के मन को समझती थी। जब भी वो कुछ नया बनाती तो उसकी तुलना अपनी माँ से करते थे, तारीफ भी करते थे। किसी न किसी बात में अपने माँ बाबूजी का जिक्र जरूर करते। हर तीज त्योहार, हर खुशी के मौके पर आशुतोष जी अपनी माँ को याद करना नहीं भूलते, मगर घर की सुख शांति के लिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। बोलते तो वही घर में हंगामा खड़ा होने वाला था, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझते थे। अब तक संध्या जी को नमिता की बात सुन अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें नमिता की बातें रह रहकर अपने अतीत याद दिलाती रहती थी। संध्या जी चुपचाप एकटक दीवारों को निहारती बैठी रही। उनकी आंखें खामोश थी, लेकिन सवाल बहुत थे, परंतु जबान बंद थी। वे अब क्या करें? उनकी बहू ने फैसला कर लिया था, जैसे कभी उन्होंने किया था। आज वही सब उनकी बहू उनके लिए कर रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि अब मेरे साथ भी ऐसा ही होना है। उनकी आंखों में बेटा बहू से बिछड़ने का गम था, जो साफ दिखाई पड़ रहा था। तब नमिता ने उन्हें देखा और उनके पास बैठी और प्यार से समझाते हुए कहा, माँ जी, आपकी ममता दादी जी की ममता से अलग नहीं है। वो भी माँ है और आप भी। अब आपको महसूस हो रहा है कि एक माँ से उसके बेटे की जुदाई कैसे होती है। आज अगर मैं ये कदम उठाती तो शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करती, मगर दादी माँ ने तो आपसे कभी शिकायत ही नहीं की। हमेशा आपकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी, जबकि वो कितना अकेले हो गई थी।
कभी शिकवे के दो बोल भी उन्होंने आपसे नहीं किए। उनके मन पर भी क्या बीतती होगी जब आपने उनका बेटा उनसे दूर किया था। मुझे पता है, मुझसे भूल हुई है। मैं अब अतीत बदल तो नहीं सकती, मगर सुधारने की कोशिश जरूर करूंगी। तुमने आज सही में मेरी आंखें खोल दी और मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। तुम जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई, जिसे आज के वक्त में भी रिश्तों को जोड़ने का इतना ज्ञान है। मैं तो सास होकर तुम्हारे आगे बहुत छोटी पड़ गई हूँ। संध्या जी ने उदास भरे लहजे में कहा तो नमिता ने उन्हें गले लगा लिया। मम्मी जी, आप छोटी नहीं है, आपकी सोच छोटी थी, लेकिन अब वो भी बड़ी हो गई है, तो आप चिंता मत कीजिए। आज ही मैं सार्थक को बोलकर माँ जी को यहाँ वापस बुला लूंगी। संध्या जी की बात सुन आशुतोष जी, जो बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने आकर संध्या जी के आंसू पोंछे और उनके इस फैसले के लिए धन्यवाद कहा। संध्या जी ने भी आशुतोष जी से अपनी करनी की माफी मांगी और अपनी सासू माँ को वापस घर लाने को कहा। सार्थक को भेज उन्होंने अपने सास ससुर को बुला लिया। दोनों हैरान थे कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। उन्हें कुछ समझ आने से पहले ही संध्या जी उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अम्मा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको आपके बेटे से अलग करने का पाप किया था, जिसकी सजा मुझे आज मिलते मिलते रह गई। आज नमिता ने मुझे एहसास कराया कि माँ से उसके बेटे को अलग करने पर क्या होता है। आज मुझे एहसास हुआ कि दिल कैसा बैठा जाता है औलाद की जुदाई का सोचकर, और मैंने आप ही से आपका बेटा अलग किया। मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा ने संध्या जी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जिस गलती का एहसास तुम्हें हो जाए फिर वे गलती नहीं रहती। हमने तुम्हें माफी किया हुआ है। रमेश लाल जी ने भी संध्या जी के सर पर हाथ रखा। तभी दूर खड़ी नमिता को अम्मा ने अपने पास बुलाया और सीने से लगा लिया। हम धन्य हैं आज के समय में ऐसी बहू पाकर, जहां आज की लड़कियां घर तोड़ने का काम कर रही हैं, वहीं इसने घर जोड़ने का काम किया है, सबको एक करने का काम किया है। उन्होंने नमिता की ढेरों बुलाइयां ली। दादी, आप बड़ों का ही आशीर्वाद है, नमिता भी मुस्कुराते हुए बोली। फिर सब खुश हो गए। दोनों सास बहू किचन गई और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने में लग गई, जिसे देख कलावती जी का दिल खुशी से झूमने लगा। एक नई लड़की ने उनके परिवार को एक कर दिया। अगर सब लड़कियां ऐसे सोच लेकर ससुराल जाएं, तो बहुत कम घर टूटेंगे। जो मजा पूरे परिवार का एक साथ रहने में है, वो अलग थलग रहने में कहाँ। हजार सुख दुख इंसान के साथ लगे होते हैं, जहां उसे केवल अपनों की ही जरूरत पड़ती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।